हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जेम एंड CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो अपने टॉपिक्स सीखे थे वो थे आपके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि आप किस तरीके से, अगर आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो उसकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर आप किस तरीके से फाइंड करोगे, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वो किस तरीके से आता है, फिर उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद हम उसमें क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और फिर हम जानेंगे रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस एंड फिर लास्ट में हम जानेंगे सॉल्यूशन एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कि जो सॉल्यूशन एनालिसिस होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कब कब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब कब नहीं करेगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो, सबसे पहले आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, सपोज फाइनाइट वेक्टर स्पेस से लेकर फाइनाइट वेक्टर स्पेस पर है। तो यहां पर जो वेक्टर स्पेस है फाइनाइट, वो है आपका एफ एन ओवर एफ, यानी कि आपका एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कोडोमेन जो डोमेन वाला है। एंड कोडोमेन वाला क्या, आपका आपका जो डायमेंशन है उसकी कोडोमेन की कितनी है, ये भी अपने आप में फाइनाइट वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन एम है। ठीक है, बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने आप में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एन ओवर एफ टू लेकर एफ एम ओवर एफ से, ठीक है, सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जब आप यहां पर एक्स वेक्टर अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको ये क्या दे रहा है, ए एक्स दे रखा है। ठीक है, और यहां पर एक चीज लिख लेना कि जो आपके पास जो ये ए मैट्रिक्स है वो कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है आपकी, वो आपके पास मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स। ठीक है, कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। अच्छा, तो यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, एक्स वेक्टर, ये जो एक्स मैंने यहां पर लिखा है ये कहां से आएगा, आपका डोमेन से। डोमेन में किस टाइप का एलिमेंट है, डोमेन में आपका एन टपल का एलिमेंट है, एफ एन ओवर एफ। ठीक है, यहां पर वी क्या है, वी जो है आपका वो एफ एन है, एन टपल्स। ठीक है, इज इट क्लियर। तो यहां से जो एलिमेंट आएगा वो एन टपल्स का टाइप का एलिमेंट आएगा, x1 x2, ठीक है, इस तरीके से x है। ठीक है, और ये कहां पर जाएगा, ए मैट्रिक्स, ए एक्स पे जाएगा। ए मैट्रिक्स जो है उसको मैं लिख देता हूं यहां पर A11 A12 A13 एंड कितनी रोज, एम रोज एन कॉलम्स, तो एन कॉलम से तो 1n तक जाएगा दिस। एंड इस तरीके से सेकंड रो आएगी A21 A22 A23 एंड A2n। एंड सिमिलरली इसी तरीके से आप जाओगे तो लास्ट में जो आएगा आपका mth रो AM1 AM2 AM3 एंड AMn, mth रो एंड nth कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास मैट्रिक्स बनेगी A22। ठीक है, ये चीज, और यहां पर क्या आएगा x, तो x को यहां पर आज जो लिखोगे, यहां पर क्या लिख रहे हो, यहां पर जो x लिख रहे हो ना, एम रोज एन कॉलम्स। ठीक है, तो यहां पर इसको एज अ कॉलम की फॉर्म में लिखोगे एक्स को। ठीक है, ये भी अपने आप में एज अ कॉलम की फॉर्म में है। ठीक है, इसको यहां पर लिखे ना, इसको एज अ कॉलम की फॉर्म में है। तो यहां पर जो एक्स अप्लाई हो रहा है वो x1 x2 x3 एंड xn दिस। ठीक है, यहां पर जो आप x अप्लाई कर रहे हो यहां पर इस पे x, वो आपका एज अ कॉलम लिखा हुआ है x1 x2 xn। ठीक है, एज अ कॉलम यहां पर अप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, एज अ कॉलम, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं यहां पर ताकि थोड़ा और ना लगे, x1 x2। ठीक है, ये आपका xn, दिस इज अ रो, दिस इस तरीके से हम लिखते क्या है, रो में इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉलम। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान रखना एक कॉलम है x। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, यहां पर ये क्या x है आपका, यहां पर x क्या है, दिस इज इसका ट्रांसपोज करोगे तो एक कॉलम बनेगा, यहां पर ऑलरेडी यहां पर कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो ये आपका क्या है, ये सिस्टम बनेगा जब भी यहां पर x एन टपल का आप अप्लाई कर रहे हो एज अ कॉलम वेक्टर, तो यहां पर a एंड दिस इज x एज अ कॉलम वेक्टर, ये यहां पर है। ऐसा इसका मल्टीप्लाई करो तो इस इक्वेशन को क्या आएगा, यहां पर इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा आपका A11 x1 A12 x2 एंड सो ऑन, या A13 x3 ये भी लिख लेते हैं, A13 x3 प्लस डॉट 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 A1n xn।
राइट, इस तरीके से बनेगा यह। फिर सेकंड जो बनेगा यहां पर जो बन रहा है ये बनेगा a21 x1 a22 x2 a23 x3 एंड सो ऑन a2n xn। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास m इक्वेशन आएंगी, m1 x1 am2 x2 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां पर am3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a, इसको लिख लेते हैं यहां पर, प्लस a mn xn। ठीक है, तो टोटल कितनी इक्वेशन आएंगी, 1 2, ठीक है 1 2, फिर a31 a41 am1, टोटल कितनी है, m इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन है, m इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कितनी इक्वेशन हो गई भाई, m इक्वेशन। तो ये आपका बनता है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कितनी लीनियर इक्वेशन है, m इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपका बोलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इसी को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, किस तरीके से कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो किस तरीके से, देखो आपने यहां पर लिखा था, इसको लिख सकते हो आप ax इज इक्वल टू बी, टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, जो ये आपका आ रहा है ये किसी ना किसी इक्वल के तो आएगा। ठीक है, टी ऑफ एक्स अप्लाई करो तो ए एक्स आ रहा है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहां पर इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिवन होगी। सपोज एक्स की अगर मैं वैल्यू मान लूं यहां पर एज अ कॉलम वेक्टर टी ऑफ एक्स की, जिसकी मैप आ रही है टी ऑफ x1 किस पर मैप हो रहा है, b1 पर, टी ऑफ x2 किस पर मैप हो रहा है, b2 पर, इस तरीके से b3, सिमिलरली टी ऑफ xn किस पर मैप होगा, कहां से जा रहा है, xn से xm पर जा रहा है, तो m पर मैप होगा। ठीक है, कहां पर होगा, m पर, तो ये एक आएगा आपका एज अ, ओके fm, तो m कॉलम्स आएंगे यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, x1 मैप हो रहा है b1 पर, ये b2 पर एंड bm पर। ठीक है, bm पर आएगा, क्यों आएगा भाई, क्योंकि आपका जो x यहां से जो x आ रहा है n कहां से, n टेपल से, तो n टेपल्स होते हुए कहां पर जा रहा है, वो m टेपल्स पे जा रहा है, कहां पर जा रहा है, m टेपल्स पे। तो जो x1 की इमेज आएगी वो b1 x, ठीक है, इस तरीके से इसकी जो इमेज आएगी टोटल, इस टपल की जो इमेज आएगी वो b1 b2 bm ये आएगी इसकी। ठीक है, इस टाइप की इमेज आएगी, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं, ax इक्वल टू b। ठीक है, इसका सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। कैसे, ax है आपका, ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, इस ax को देखो, a11x a12x2, ठीक है, a13x, ये आया किससे, ये इसी सिस्टम से तो आया है। ये क्या था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही तो था। तो इसको अगर आप मैट्रिक्स की फॉर्म में आप लिखोगे इसको, तो क्या आएगा यहां से, a11 a12 a13। ठीक है, तो ये चीज ऊपर वाली चीज आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसका रिवर्स कर दो ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर करोगे तो यहां पर क्या आएगा, ए मैट्रिक्स क्या थी आपकी, आप सबको पता है, a11 a12 a13 a1n, दिस a21 a22 a23 a2n। ठीक है, इसी तरीके से a31, ठीक है, एंड सो ऑन am1, ठीक है, am1 am2 am3 एंड लास्ट में आएगा amn। तो इसी तरीके से चलता चला जाएगा आपका। ठीक है, a31 a32 a33, ठीक है, a23 a333 एंड दिस। ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स आएगी। अगर रिवर्स करोगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखोगे ये, और यहां पर x आएगा आपका ये x1 x2, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया भाई, दिस। एंड ये किसके इक्वल है, टी ऑफ x के इक्वल। यहां पर क्या था आपका, जो था यहां पर t, यहां पर एज x आप वेक्टर ले रहे हो, ठीक है, और उसकी इमेज आ रही है यहां पर ax। ठीक है, तो ये जो ax है उसको आपने इस तरीके से लिखा, और जो टी ऑफ x था उसको आपने मान लिया b1। ठीक है, टी इमेज कहां जाएगी x की, x की जो इमेज जाएगी वो जाएगी आपकी fm में, कोडोमेन में। तो कोडोमेन में क्या आएगा, b1 b2 b3 एंड bm, क्योंकि m टेपल्स उसमें, उसमें क्या है, m टेपल्स। तो ये क्या आएगा, एज अ वेक्टर आएगा जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर क्या बनाए, तो दिस इंप्लाइज
जो ये तो टफ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ax इक्वल टू बी, इसको कैपिटल बी नाम देता हूं, ठीक, ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनेगा ax इक्वल टू बी। तो दोबारा से देखो क्या है, इसको एक बार समझ लोगे फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके की, टी ऑफ एक्स, एक्स अप्लाई करने पर ए इंटू एक्स हो रहा है, ठीक है। ये एक्स एज इट इज रखो, इस टी एक्स को, ये एक्स को कहां पर भेज रहा है, एफ एम को डोमेन में भेज रहा है, यानी कि एफ एम में क्या है, एम टेपल्स है। जिस तरीके से यहां पर आपने एन टेपल्स लिया था, ठीक है, तो यहां पर आप कह रहे हो एम टेपल्स, तो एम टेपल्स क्या होगा आपका, बी1 बी2, मैंने उसको नाम दिया बी1, एलिमेंट जो उसके अंदर है बी1 बी2 एंड bm, ठीक है। एज अ कॉलम वेक्टर मैं इसको ट्रीट करूंगा, तो मैं इसको ऐसा रो वेक्टर लिख के इसका ट्रांसपोज कर दूंगा, तो कॉलम वेक्टर की तरह ट्रीट होगा ये, ठीक है। तो b1 b2 bm, तो m एलिमेंट है, तो ये t ऑफ x इसके इक्वल है, और ax के ये इक्वल है tx, तो इसका मतलब ax इसके इक्वल हो गया इस b के इक्वल, ठीक है। इसको मैंने क्या माना यहाँ पर b, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहां पर ये आया आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के रिप्रेजेंट को आप ax इक्वल टू b लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना, यहां से आपका ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से एक तरीके से ये क्या है, मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स आ रही है आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपका एक दूसरे कन्वर्स ट्रू है, ठीक है, एक दूसरे का कन्वर्स ट्रू है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख सकते हो। तो इतना सा होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ax इक्वल टू b, ठीक है, जहां पर b क्या है, आपका कोडोमेन का एलिमेंट है। यहां पर b क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट है, ध्यान रखना, हियर इज b बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कि b कहां पर बिलोंग कर रहा है, यहां पर आप वर्ड यूज कर सकते हो कि जो x है वो बिलोंग करेगा आपका डोमेन से, यानी कि fn से, एंड जो b है वो बिलोंग करेगा आपका कोडोमेन से, यानी कि f की पावर m, m टपल से, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ना यहां पर गड़बड़ी कर देते हैं इसको समझने के लिए। चलिए, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया फिर कुछ नहीं है। तो अब देखो, किसी मैट्रिक्स के लिए अगर आप रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस लिख सकते हो, क्योंकि आप रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस लिखते हो, किसका लिखते हो आप, मैट्रिक्स का, ठीक है। और मैट्रिक्स किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी लिख सकते हो, क्यों, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से तो मैट्रिक्स आती है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, स्टैंडर्ड बेसिस के कॉरस्पॉन्डेंस ये आपको कराया गया है, ठीक है। अब उस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डेंस आप उसका रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस निकाल सकते हो। अच्छा, तो जैसे यहां पर अभी आपके पास मैट्रिक्स थी, यहां पर रैंडमली मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, सपोज ए, ठीक है, नाम मैं ए दे रहा हूं उसको, ठीक है, क्या नाम ए, चलो ए रख लेते हैं। तो यहां पर आपके पास एक मैट्रिक्स है एन, A11 m क्रॉस n की मान लेते हैं, A11 A12 A1n, ठीक है, m रोज n कॉलम की मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो A21 A22, ये मैं क्यों करा रहा हूं पहले आपको, क्योंकि देखो मैंने बताया ही नहीं है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन एनालिसिस करेंगे ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तब इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आएगा AM1 AM2 एंड इस तरीके से AMN, तो ये आ गया आपके पास m रोज n कॉलम्स, ठीक है, 1 2 3 4 m रोज, 1 2 3 4 n कॉलम्स। फर्स्ट सफिक्स किसके लिए होता है, रोज के लिए, सेकंड सफिक्स किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो इसका रो स्पेस क्या होता है, जिसको हम जनरली रो स्पेस लिख देते हैं, चलिए, ठीक है, रो स्पेस, इसको हम जनरली किसे डिनोट करते हैं, जनरली हम इसको रो स्पेस को एक तरीके से RW ऑफ ए, ठीक है, इसका मतलब रो स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स का रो स्पेस है। क्या होता है, ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, या फिर डायरेक्ट लिख दो स्पेन बाई फर्स्ट रो R1 R2 एंड RM, m रो से स्पेन होगा, ठीक है। मैट्रिक्स में कितनी रोज है, ये आपकी क्या कहलाएंगी, रोज कहलाएंगी, ठीक है। दिस इज रोज, दिस इज फर्स्ट रो R1, दिस इज सेकंड रो R2, दिस इज थर्ड फोर्थ एंड दिस इज लास्ट, ये कौन सी रो आपकी, mth रो, ठीक। तो इन रो से ये अपने आप में क्या है, जो रोज है, जो R1 R2 है, यहां ध्यान रखना, जो आपका Ri इन जनरली, Ri कहां बिलोंग कर रहा है, जो रोज है वो कहां बिलोंग कर रही है आपकी, 1 2 3, कितने एलिमेंट इसमें, n एलिमेंट। तो जो रोज है ना, वो आपका जो डोमेन होता है ना, उसका क्या होता है, हिस्सा होता है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है आपका, अगर मैं एक बात करूं n टपल्स में, हर एक रो में कितने एलिमेंट है, हर एक रो अपने आप में एक टपल है, और इसमें कितने टपल्स हैं, 1 2 3 n, ठीक है, n टपल्स है। ये हमेशा fn में बिलोंग करेगा, किसके लिए, जब भी आपका i की वैल्यू 1 और किसके बीच में है, i की वैल्यू
1 और m के बीच में, क्योंकि आपके पास टोटल mth रो है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनका जो स्पेन होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है रोज का, वो आपका बनाता है रो स्पेस। ठीक है, वो अपने आप में ये अपने आप में क्या बनाएगा, स्पेस बनाएगा, लीनियर स्पेन। ठीक है, लीनियर स्पेस हो गया है, या कह लो वेक्टर स्पेस, ये अपने आप में लीनियर, देखो या तो बोलो वेक्टर स्पेस या बोलो लीनियर स्पेस, एक ही बात है। वेक्टर स्पेस मतलब लीनियर स्पेस। ठीक है, आप आगे जब पढ़ोगे ना तो आपको आगे क्लियर होगा और आपको पता भी होगा इतना तो। ठीक है, कुछ कुछ बुक में वेक्टर स्पेस की जगह लीनियर स्पेस भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये होगा। एंड कॉलम स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस जो कॉलम से जनरेट हो। ठीक है, कॉलम स्पेस होता है जो कॉलम से जनरेट हो, कॉलम स्पेस, उसको हम जनरली लिखते हैं CW ऑफ ए, कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो वो क्या होता है आपका, वो होता है जो कि स्पेन होता है किससे, कॉलम से। C1 टोटल कॉलम्स कितने आपके पास, C2 आपके पास टोटल कॉलम है n कॉलम्स। ठीक है, टोटल कितने कॉलम्स है आपके पास, n कॉलम्स है। कैसे, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम C1, this is the C1 and this is the second column C2 and this is the third, fourth and last में जाके this is the CN column। टोटल n कॉलम्स है आपके पास। ठीक है, तो इनसे जो स्पेस जो इनसे इन कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनता है उसको हम बोलते हैं कॉलम स्पेस। ठीक है, और यहां पर जो आपके CI आएंगे ना, CI ये जो कॉलम्स है वो कहां बिलोंग करते हैं, वो आपका बिलोंग करते हैं m टपल्स में। ये अपने आप में एक कॉलम है। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 m। ठीक है, ये m में m टपल्स। ठीक है, तो ये जो आपका कॉलम होता है वो m टपल्स में बिलोंग करता है, यानी कि कोडोमेन में जो कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम स्पेस में जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। किसके एलिमेंट होंगे, कोडोमेन के। और जो रो स्पेस में जो एलिमेंट होते हैं वो किसके एलिमेंट होते हैं, डोमेन के एलिमेंट होते हैं। इज इट क्लियर, ध्यान रखना। तो यहां पर जो आपकी i की वैल्यू है वो 1 से लेकर आपकी कहां तक जाएगी, n तक जाएगी। ठीक, टोटल इसमें n एलिमेंट है, लेकिन जो ईच कॉलम है वो उसमें m ट्रिपल से बिलोंग करता है वो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। चलिए, तो ये तो हो गया आपका रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, इतना तो आपको पता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखते हैं हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, इसको बताइए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अभी तक हमने जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, तो हम क्या लिखते हैं, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस AX is equal to B, X equal to B is said to be homogeneous system, is said to be homogeneous system। ठीक है, homogeneous system of linear equation, homogeneous system if B is 0, if B is 0। ठीक है, if B is 0 that is B को अगर B 0 यानी कि जो आपका ये B लिखा हुआ ना ये B 0 होना चाहिए, that is each BI is equal to 0 for all I कहां बिलोंग करेगा, 1 से लेकर, ये जो B है कहां बिलोंग करता है, ये आपका कोडोमेन में, FN से FM में आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि ये आपका M जो ये BI है कितने एलिमेंट इसके अंदर, M एलिमेंट है। ये चीज तो मैंने आपको बताई अभी। ठीक है, यहां पर ध्यान देखना, दिस एंड ये दिस, यहां पर जो B है Ax इक्वल टू B जो है B1 B2 B3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, M एलिमेंट्स हैं। ठीक है, M ट्रिपल्स है आपका जो कैपिटल B है, जो अगर उसको कैपिटल B है जब वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने कंपोनेंट है, M कंपोनेंट है। ठीक है, Ax इक्वल टू B जहां पर X FN से बिलोंग करता है, B आपका FM से बिलोंग करता है, यानी कि M ट्रिपल से बिलोंग करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपके पास आया है कि यहां पर BI सभी के सभी BI क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फॉर ऑल I 1 to M, यानी कि सभी के सभी टपल जो कंपोनेंट आ रहे हैं आपके वो क्या है, 0। ठीक है, दैट इज यानी कि एक तरीके से कह सकते हो जो B है, B को हम एज अ कॉलम वेक्टर के M टपल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, B1 B2 यहां पर BM ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, एज अ 0।
फर्स्ट कंपोनेंट जीरो, सेकंड कंपोनेंट जीरो, थर्ड कंपोनेंट जीरो एंड लास्ट कंपोनेंट भी जीरो। दिस इज अ जीरो वेक्टर, जिसके हर एक एंट्री क्या है जीरो। दिस इज अ जीरो वेक्टर। ये बी ये होना चाहिए आपका, ठीक है। तब बोलते हैं हम जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो गया तो यहां इस बी को जीरो लिख लो, ठीक है। तो यहां से दिस इंप्लाइज ए एक्स, जब बी जीरो होगा तो इसको यहां पर जीरो लिख रहे हैं। जीरो मतलब जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ए, ठीक है। जीरो वेक्टर जहां पर आपका जो जीरो है, ठीक है, एज अ वेक्टर वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, एम, ठीक है, एम टपल्स में। दिस इज द सिस्टम ऑफ, दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम। ये आपका कहलाता है दिस इज द होमोजेनियस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द होमोजेनियस सिस्टम। ये क्या आपका होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है, जहां पर बी जीरो हो जाए, होमोजेनियस सिस्टम। और यहां पर ध्यान रखना है आपको, जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, और जो एक्स होगा, जो आपका एक्स होगा वो कहां बिलोंग करेगा, एन टपल्स। इज इट क्लियर। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। अब इसी तरीके से नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम की डेफिनेशन होती है, अ सिस्टम इज सेड टू बी नॉन होमोजेनियस, ए सिस्टम, ए सिस्टम, ए सिस्टम, या लिख लो अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, ax इक्वल टू b, जहां पर x आपको पता है n टपल्स होता है, b क्या होता है, m टपल्स होता है, is said to be, is said, is said to be non homogeneous system, non homogeneous, non homogeneous system of linear equation is said to be non homogeneous system if b is non zero, if b is non zero, that is, इसका मतलब क्या हुआ, that is, ठीक है, that is b non zero मतलब क्या है, इसका मतलब है b is non zero at that is at least वन bi, यानी कम से कम एक कंपोनेंट वन bi इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, जहां पर i कहां बिलोंग कर रहा है, i बिलोंग करेगा आपका 1 to m में, क्योंकि b आपका क्या है, m ट्रिपल्स में बिलोंग करता है, ठीक। ईच bi कम से कम एक, एटलीस्ट कम से कम एक bi क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब b आपका नॉन जीरो होगा। कैसे, फॉर देखो यहां से, जैसे यहां पर हम कह दें b है, b को सबको पता है कि इसको लिखते हैं हम b1 b2 एंड bn। अगर मैं इसको ले लूं पहले कंपोनेंट को 1, फिर 0 0 0 0, ये क्या जीरो वेक्टर है, नहीं है, दिस इज नॉट अ जीरो वेक्टर, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो वन नॉन जीरो है, या फिर सेकंड कंपोनेंट नॉन जीरो जाए, कम से कम एक कंपोनेंट नॉन जीरो जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर कैसा आपका नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। यानी कि बी की वैल्यू क्या है, दिस इज अ जीरो, यहां पर जो यूज हो रहा है ना वो एज अ जीरो वेक्टर की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट ओनली जीरो, इट इज अ जीरो वेक्टर जो एम टपल्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जीरो, सेकंड कंपोनेंट जीरो, थर्ड कंपोनेंट जीरो एंड एम कंपोनेंट भी जीरो है इस जीरो वेक्टर का। तो बी इज नॉन जीरो जब सभी के सभी कंपोनेंट क्या आपके नॉन जीरो हैं। अगर कम से कम एक कंपोनेंट नॉन जीरो हो गया तो बी आपका नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम को क्या बोलोगे आप, इस सिस्टम को आप बोलोगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू बी, जहां पर बी आपका नॉन जीरो है, ठीक है। एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, बी कहां बिलोंग कर रहा है, सब आपको पता है, इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो ये आपका क्या कहलाता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है। इसको बोलोगे आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ये क्लियर सबको कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किस सिस्टम को आप होमोजेनियस बोलते हो, किस सिस्टम को आप नॉन होमोजेनियस बोलते हो, इतना तो क्लियर है सबको, ठीक। क्या रो स्पेस होता है, क्या कॉलम स्पेस होता है, तो ये सारी चीज आपको क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो यहां पर है सॉल्यूशन एनालिसिस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सॉल्यूशन का एनालिसिस करेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा तो कब यूनिक है, कब इनफाइनाइट है, और नहीं है तो फिर सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो इसमें डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं इसके अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट केस देखते हैं। आपके पास दो चीजें यहां पर, फर्स्ट में आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम,
ठीक है। आपके पास कितने टाइप के सिस्टम है? दो टाइप के सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम एंड होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम में देखते हैं कि क्या कंडीशन हो रही है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम हम डिस्कस करते हैं पहले। नॉन होमोजेनियस सिस्टम, चलिए नॉन होमोजेनियस सिस्टम, तो मुझे बताइए इसमें, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम मतलब क्या हो गया? नॉन होमोजेनियस सिस्टम का मतलब है ax इज इक्वल टू बी, जहां पर आपका बी क्या होगा? नॉन जीरो होगा, कम से कम एक कंपोनेंट क्या होगा? बी का नॉन जीरो होगा। ठीक है, दिस इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अच्छा जी, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो मुझे बताओ क्या यहां पर मैं एक चीज डिफाइन करूं, एक चीज डिफाइन कर रहा हूं मैं, एक ए एंड ये आपके पास दो बिंदी सी एंड बी, दिस इज कॉल्ड ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। इसको मैं कह रहा हूं यहां पर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या कह रहा हूं? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपका क्या है? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। क्या है भैया? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब कि यहां पर इसका मतलब ये हुआ, जब इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, ए ये आपका, ठीक है, बिंदी सा, तो इसका मतलब पहले आप ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखो सारे, A11 A12। ए मैट्रिक्स क्या आपकी? एम क्रॉस एन, ठीक है, एम रोज एन कॉलम्स, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो दिस, तो A21 A22, अच्छा सॉरी इसको बाद में लगाएंगे, तो A1n A2n, ठीक है, इसी तरीके से AM1 AM2 AMn, ये ए मैट्रिक्स लिख दिया आपने, और फिर इसी में क्या लिख रहे हो आप? बी को भी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? इसी में ही आप बी को अप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर लगा दोगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, फिर इस तरीके डॉट एंड सॉन डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट डॉट लग रहे हैं। फिर यहां पर बी, B1, ये B1 B2 एंड सो ऑन, यहां पर आएगा आपका BM, mth कंपोनेंट, क्योंकि रोज कितनी यहां पर? m, b भी कहां से बिलोंग कर रहा है? m कंपोनेंट से, तो ये जो आपका बन रहा है, दिस इज कॉल्ड दी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। इसको बोलते हो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड दी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गई ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं हम? तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, अब हम कह रहे हैं कि यहां पर ध्यान देना, नॉन होमोजेनियस सिस्टम में x इक्वल टू बी, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ये होती है। ठीक है, अब यहां पर जो मैं कह रहा हूं, यहां पर हम एक फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट एज अ फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस, लिख लो ax इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए है, यहां पर बी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, फिर आप कहोगे सर कंफ्यूज हो, ताकि बी इज नॉन जीरो। ठीक है, x इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन, ठीक है, हैज सॉल्यूशन, या द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन, या लिख लो इज कंसिस्टेंट, इसको लिखो द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax इज इक्वल टू बी, ठीक है, जहां पर बी इज नॉन जीरो, यानी कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? कंसिस्टेंट बोल रहा हूं, इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कंसिस्टेंट का मतलब है यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब यहां पर क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एवरीवन, इज दैट क्लियर? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका, ऐसा सिस्टम, उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर मैंने लिखा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम, वो कंसिस्टेंट है, यानी कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, एक करे या इनफाइनाइट करे वो बात की बात है, लेकिन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इज सेड टू बी इज कंसिस्टेंट if and the system of linear equation is consistent if and only if, ठीक है, if and only if रैंक ऑफ, ये किसके लिए? जो ये लिखा रहा हूं रो, ठीक है, ये इसको सिंबल को बोलते हैं हम रो। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए? रैंक के लिए होता है। रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, अगर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है वो किसके इक्वल आए? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर इनकी रैंक इक्वल आती है, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक
और जो ए मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक, अगर दोनों की रैंक इक्वल आती है तब आप बोलोगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर आप सिस्टम को कंसिस्टेंट बोल रहे हो तो इनकी रैंक हमेशा इक्वल आएगी, ठीक है। इफ एंड ओनली दोनों वेट से ट्रू है, सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इनकी रैंक इक्वल आएगी, इनकी रैंक इक्वल है तो आपका सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, यानी कि आपके पास एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स कहां बिलोंग करता है आपका डोमेन में, यानी कि एन टपल्स का होता है। आपके पास ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो, अच्छा इसको लिख लो यहां पर, ठीक है, इसको लिख ही देते हैं परमानेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट मींस, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट मींस दैट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट मींस है, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट मींस देयर solution exist means there exist x belongs to n tuples such that ए मैट्रिक्स आपके पास क्यों होगी कि इस पे जो x अप्लाई करोगे ये किसको सेटिस्फाई करेगा, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सच दैट a इक्वल टू b इज सेटिस्फाइड, तो अब आप बोलोगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर आपके पास ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा कि इस ए में एक्स से मल्टीप्लाई करो ना तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। अगर बी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब जो ये एक्स है, ठीक है, इसका मतलब जो आपका ये एक्स है इस एक्स को बोलोगे सॉल्यूशन, तो ये जो एक्स कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जहां पर बी क्या है, नॉन जीरो या जीरो, ठीक है, या चाहे बी जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, ये इन जनरल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई है ये इन जनरल लिखी हुई है, ये किसी सिस्टम के लिए नहीं लिखी हुई, सिर्फ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका होमोजीनियस हो चाहे आपका वो नॉन होमोजीनियस हो, दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है, चाहे बी जीरो हो चाहे नॉन जीरो। ऐसा एक्स अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो इसको सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट यहां पर होता है, कहलाता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट मतलब ऐसा एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहां पर कब करेगा एग्जिस्ट, अगर इसकी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स की रैंक इक्वल आती है तो सॉल्यूशन कैसा है, यहां पर आपका एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जो सिस्टम है वो कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है, सेकंड पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, सेकंड पॉइंट, the system of linear equation, the system of linear equations, the system of linear equations, कौन सा, ax इक्वल टू b, ठीक है, ax इक्वल टू b। अच्छा, इसको इन जनरल लिख लो आप, अभी के लिए इन जनरल ही लिख लो आप, चाहे इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ओके, इन जनरल लिख लो इसको, ठीक है। अभी इस बी को रहने दो, ठीक है, एज अभी जनरल लिख रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, यहां पर कुछ जनरल लिख रहे हैं, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी एज इनकंसिस्टेंट, क्या है ये आपका होगा इनकंसिस्टेंट, एज इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहां पर इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होगा डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका मतलब है। इज इनकंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक होगी इट इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक। जब इनकी रैंक इक्वल नहीं है तो सिस्टम क्या कहलाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकी रैंक इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इन जनरल क्या होगा कि दे डज नॉट, ऐसा आपको एक्स ही नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। दोनों ये इन जनरल है, ठीक है, ये इन जनरल स्टेटमेंट है, तो इसको मैं पहले लिखवा दूंगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम में सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट कर रहा है कब नहीं कर रहा, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करना चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये होना चाहिए सबसे पहले आपके पास। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, तो इसमें हम लिखते हैं आपके पास जो बनेगा, दो चीजें बनेंगी यहां पर। मान लेते नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए हम लिखते हैं आपके पास है नॉन होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है आपके पास। चलिए ये आपका क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। ठीक, इसके पास आपके पास चॉइस होंगे अब। ठीक है, सबसे पहले यहां पर मैं दो चीज बना रहा हूं आपके पास, ध्यान रखना, यहां से दो चीज निकली। फर्स्ट फर्स्ट क्या है नॉन होमोजेनियस सिस्टम में, कि आपके पास जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम होगा उससे दो चॉइस है। तो दो चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस है यहां पर फर्स्ट चॉइस एंड सेकंड चॉइस, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। यहां पर मैं बोल रहा हूं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। सेकंड चॉइस क्या आपकी, सेकंड चॉइस हो सकती है कि जो रैंक आएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वो इक्वल ना आए, वो क्या है, इक्वल ना आए रैंक ऑफ ए के। ठीक है, चॉइस है आपके पास। चलिए चॉइस है तो यहां पर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम आपको पता ही है, ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पर बी आपका नॉन जीरो होगा। ठीक, ये ओके। तो मुझे ये बताओ दिस, इसका मतलब क्या है, रैंक बराबर यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब सिस्टम कैसा है, सिस्टम आपका है कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट। आप डायरेक्ट लिखो यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट। सिस्टम जो है वो कैसा है आपका, सिस्टम कंसिस्टेंट। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, यानी कि नो सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। चलिए दो चीज आई आपके पास, अब क्या आएगा भाई, तो वहां तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये तो यहीं पे ब्रेक हो गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसमें बात आएगी यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब डिपेंड करेगा इसके ऊपर, यहां से आएगा या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। चलिए तो इस पे डिपेंड करेगा तो क्या आएगा कोई बता सकता है आप में से, क्या आएगा भाई? देखो रैंक ऑफ ऑगमेंट, सॉरी हाँ जी, तो यहां पर क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ठीक है, अगर मैं यहां से साथ साथ कह दूं जो आपकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं ये है, तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कितनी की है आपकी, कितना ऑर्डर की, एम क्रॉस एन की है, एम क्रॉस एन की है, कितना ऑर्डर की है, एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है यहां पर जो आपके पास ए मैट्रिक्स है वो एम क्रॉस एन, जिसमें रोज एम में एंड कॉलम कितनी एन है। तो आपने रैंक में पढ़ा होगा कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो सकती है, जो इसमें से मिनिमम नंबर होगा, एम और एन जो इसमें से मिनिमम होगा रैंक उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी। तो रैंक ऑफ ए कितनी हो सकती है इसमें, एटमोस्ट, एटमोस्ट यहां पर रैंक हो सकती है आपकी, रैंक एटमोस्ट हो सकती है या तो एम के इक्वल। ठीक है, अगर मैं यहां पर क्या लेता हूं, एम लेस देन इक्वल टू एन लेता हूं। ठीक है, अगर यहां पर मैं मान के चलूं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड एम लेस देन एन। ठीक है, मैट्रिक्स की रैंक क्या मान रहा हूं मैं, एम, और एम यहां पर क्या है, जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम से छोटी है। ठीक है, इनमें से छोटा कौन है, एम, और एन में से एम छोटा है, तो एम के बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, या फिर एम से कम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर चॉइस है, और एक चॉइस आएगी, यहां पर तीन चॉइस बनेंगे आपके पास एक तरीके से। यहां पर ये चॉइस आएगी, जो रैंक ऑफ ए है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, रैंक ऑफ ए एम के इक्वल है, और एम किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। ठीक है, ये चॉइस है। और क्या चॉइस हो सकती है आपके पास,
और चॉइस हो सकती है आपके पास रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए है, ठीक है, वो क्या है, वो इक्वल टू आर है। किसके इक्वल है? आर के इक्वल। जो आर है वो किससे छोटा है? एम से छोटा है। किससे छोटा है? एम से छोटा है। और एम किससे छोटा है? एन से छोटा है। एम किससे छोटा है? एन से छोटा है। ठीक है, ये चीज हो सकती है यहां पर, पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती? ठीक है, अगर आपका एम लेस देन इक्वल टू एन है। और एक और पॉसिबिलिटी आप यहां बढ़ा सकते हो, अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहो इसको, तो एक पॉसिबिलिटी यहां पर बढ़ा सकते हो आप, क्या कि रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, चलिए ये यही पॉसिबिलिटी ठीक है यहां पर। ठीक है, इतने पे डिस्कस करते हैं, बाकी चीज आप यहां से, यहीं से सारी चीजें एनालिसिस हो सकती हैं। अगर आप मान के चलो, आप बहुत से आपके मन में आ रहा होगा, सर हम यहाँ पर एम को, रो को कम मान के चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रो को एन से ग्रेटर देन मान लूं, यानी नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां पर क्या होगा? रोल इंटरचेंज हो जाएगा। बस क्या हो जाएगा? रोल इंटरचेंज हो जाएगा। पहले रोज एम थी, एम क्या था? छोटा था। अब यहां पर एम बड़ा हो गया, तो यहां पर अगर एम ग्रेटर देन एन हो गया, तो मुझे बताओ रैंक ऑफ ए कितनी हो सकती है? रैंक ऑफ ए जो इनमें से मिनिमम है, तो मिनिमम कौन सी इसमें से? एन। तो मैक्सिमम रैंक इसकी हो सकती है क्या होती है? मिनिमम ऑफ, जनरल फॉर्मूला होता है एम और एन में से जो मिनिमम है। यहां पर अगर मैंने एम ग्रेटर देन एन ले लिया, तो मिनिमम क्या है इसकी जो रैंक है? या तो वो एन हो सकती है क्योंकि कम है, या फिर एन से छोटा हो सकता है, या फिर एन से छोटा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर एन से इसकी जो रैंक है या तो एन होगी, या फिर कोई आर हो सकती है, आर नंबर जो क्या होगी? एन से छोटी होगी। ठीक है, सेम चीज है, मैं इसके लिए करा रहा हूं, तो इसके लिए आप खुद कर सकते हो। सिर्फ एम और एन का रोल क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, एम और एन का रोल क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा एम और एन का रोल। बाकी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। ठीक है, तो इसके लिए तो ये वाला केस आप खुद कर सकते हो। तो मेनली ये चीज है। ठीक है, तो यहां पर मुझे बताओ क्या होगा? एनीवन कोई बता सकता है यहां पर क्या होगा? जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम, और ये तो क्लियर है यहां पर, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यहां पर। सिर्फ आपको यहां बताना कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहां पर एन का मतलब क्या है? एन का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। एन का मतलब यहां पर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इस एन का मतलब यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और साथ के साथ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम, किसके इक्वल है? एम के इक्वल है। और एम क्या है? लेस देन एन है। तो इस केस में आपके पास होगा, इस केस में आपके पास होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस में होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एम और एम इक्वल टू एन, समझ रहे हो? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गई, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल है, और रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। तो यहां पर आपके पास आएगा सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड रैंक ऑफ ए क्या है? आर है। जो आर क्या है? नंबर ऑफ रोज से भी छोटी है, नंबर ऑफ कॉलम से भी छोटी है, नंबर ऑफ रोज से भी छोटी है एंड नंबर ऑफ कॉलम से भी छोटी है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगेन यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम आप रोल एम और एन के साथ भी रोल क्या इंटरचेंज कर सकते हो। अगर यहां पर हमने m को लेस देन n माना है, इसी को अगर m ग्रेटर देन n मान लोगे, तो वहां के लिए भी आप इसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, रिलेट करके। तो मेनली यहां ये चीज है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, करना करके देखना, उसको हो जाएगा आपसे। तो ये आपका क्या है? सॉल्यूशन एनालिसिस है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अच्छा, ये मुझे बताओ, यहां अगर आपका कोई डाउट आ रहा होगा, अगर कोई स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम यहां पर m लेस देन n ले रहे हैं, यहां पर हो क्या रहा है? अगर यहां पर m लेस देन n है, ठीक है, यहां पर कह रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहां पर कह रहे हैं m इक्वल टू एन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर r लेस देन m है और m लेस देन n है, यानी कि जो आपकी रैंक आ रही है वो रो नंबर ऑफ रो से भी कम आ रही है, तो तब भी यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर ये रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तभी यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन कब है? जब इनकी रैंक इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से इस तरीके से डील करोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को आप रिड्यूस कर सकते हो हमेशा। ठीक है, उसकी रैंक निकाल सकते हो, रैंक निकालना सबसे इजी होता है मैट्रिक्स का।
हमने क्वेश्चंस भी किए थे बहुत सारे। तो इस हेल्प से आप कर सकते हो, बहुत इजीली आपसे यहां से सॉल्यूशन का एनालिसिस हो सकता है कि किस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, किसका नहीं कर रहा, और जिसका एग्जिस्ट कर रहा है उसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पर m ग्रेटर देन इक्वल टू n होता तब क्या होता है? देखो यहां पर जो नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, ये किस कारण हो पा रहा है, कोई बता सकता है यहां पर? रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए। पहले इसको समझ लो कि नो सॉल्यूशन यहां पर आ क्यों रहा है। यहां पर नो सॉल्यूशन इसलिए आ रहा है कि आपको ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। आपके पास यहां पर ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसा एक्स क्यों, ऐसा जब एक्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये चीज नहीं हो पा रही, तो इन दोनों की रैंक इक्वल नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही, देखो इसको ध्यान से समझो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैंने ये लिखा आपका 1, सपोज 1 2 3 एंड मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको सपोज 0, सपोज 0। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं 0 1 0 1 1। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने 2, सपोज 2 लिख दिया। ठीक है, ये आपका डॉट है, ध्यान रखना, दिस इज डॉट, दिस इज डॉट। 1 डॉट डॉट, यहां 0 लिख दिया, यहां मैंने सपोज 1 लिख दिया। दिस इज 0 0। रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पर, इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ये मैंने 1 लिख दिया। आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो ये वाली चीज है आपकी, दिस, ये ए मैट्रिक्स है और ये कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है ये आपका बी कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, बी कॉलम। तो ए डॉट बी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है। सिर्फ ए मैट्रिक्स की बात करो आप, इतना। ठीक है, अगर सिर्फ इस ए मैट्रिक्स की बात करोगे, इतनी मैट्रिक्स की, इसकी रैंक कितनी है एवरीवन? पीवट कॉलम कितने यहां पर, फर्स्ट सेकंड, यहां है नहीं, तो रैंक कितनी है यहां पर? आप देखो ध्यान से, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बताओ मेरे को। रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड पूरी कंप्लीट 1 2 एंड यहां थर्ड, तो रैंक किसकी है, 3। ठीक है, रैंक ऑफ ए कितनी है यहां पर, रैंक ऑफ कितनी है यहां पर, दिस इज 2। तो सिस्टम कैसा हो गया, सिस्टम आपका हो गया इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज है यहां पर। अच्छा, तो इसलिए यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा क्योंकि दोनों की रैंक इक्वल नहीं है। क्योंकि आपको ना 0 0 0 यहां पर क्या करते हो, ए एक्स इक्वल टू बी, तो जब यहां पर 0 0 और इसमें x1 x2 x3 अप्लाई करोगे तो वो 0 बनेगा। तो 0 इज इक्वल टू 1, कभी हो सकता है 0 इज इक्वल टू 1? नहीं हो सकता। ठीक है, जब a में x अप्लाई करोगे और लास्ट रो की x1 x2 x3 में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखो, 0 0 0, ये आपका लास्ट रो है। कॉलम क्या आ गया यहां पर, x1 x2 x3। ठीक है, और यहां पर b की वैल्यू कितनी, लास्ट में लास्ट एंट्री 1 थी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे रोज एंड आपस में कॉलम्स, क्या आएगा यहां पर, 0 इंटू x1 0 प्लस 0 इंटू x2 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, नहीं ट्रू है। इस मतलब ये यहां पर क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट, यहां पर ये इक्वल नहीं है। ठीक है, एब्सर्ड कंडीशन कि जो ट्रू नहीं होती, तो इसलिए यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। ठीक है, तो इसलिए यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अब एक चीज और है, ये सारा सबको क्लियर हो गया होगा आई होप, जहां तक की लग रहा है। तो अभी मैं जब कहता जब m ग्रेटर देन n होगा तब क्या होगा, चलिए इस पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। m ग्रेटर देन n होगा तो क्या होगा? ठीक है, वैसे आपको दिया है फिर भी आप कोशिश करना। इफ a जो है वो m क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड m क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए n से, m ग्रेटर देन हो जाए n से। ठीक है, m ग्रेटर देन n हो जाए तो क्या होगा यहां पर, एवरीवन कोई बता सकता है? तो देखो यहां पर क्या होगा, जब आप रैंक ऑफ ए निकालोगे, ठीक है, रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए जब निकालोगे, आप यहां पर कह सकते हो जब रैंक ऑफ ए निकालोगे तो क्या होगा, एवरीवन थोड़ा सोचो और बताओ, फिर मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है। चले, बाकी वो चीज ना थोड़ी उटपटांग पड़ेगी, उसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, यहां पर आपको अगर रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड वाला तरीका इजी पड़ेगा, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता आपको। इसको चेक करोगे तो सिस्टम कंसिस्टेंट इक्वल है, नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, m ग्रेटर देन इक्वल के लिए भी सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। कैसे, देखो अगर यहां पर रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है,
अगर ए मैट्रिक्स इक्वल है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे? इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए क्या होगी? मिनिमम ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो मिनिमम m कॉमा n कितनी हो सकती है? जो इसमें से कम है, दोनों में से कम कौन सा है? दोनों में कम n कॉमा है, तो या तो रैंक n हो सकती है, ठीक है, या फिर इससे भी जो कम होगी उससे, इनका मिनिमम इतनी होती है, या फिर इससे भी जो कम है उससे भी हो सकती है, या फिर आपकी जो मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी, ए मैट्रिक्स की रैंक, वो क्या आएगी? एन से भी कम आ सकती है, यानी कि आर आ सकती है, जो आर एन से भी कम है और एन एम से कम है, ठीक है, सेम चीज है। तो क्या होगा? तो वही चीज आ गई सेम, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपके पास हुआ दिस, या तो एन हुआ, एन है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, एट दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड एन यहां पर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। और यहां पर जो एन है वो क्या ले रहे हो आप? एम से छोटा ले रहे हो, तो यहां पर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा? तो से दो तीन केस है यहां पर भी, तीन केस कि जो m है वो ग्रेटर देन, या इसको उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो, ठीक है, n लेस देन m, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहां पर? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जो पिछले केस में थे, क्या था पिछला केस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पिछले केस में थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई दोनों में क्या है यहां पर? m लेस देन n, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, और यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स थे। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या उल्टा हो जाएगा? यहां पर जो m है, n छोटा है किससे? m से, और m क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, अगर आपको एक स्टेटमेंट याद है जिस तरीके से निकल के आ रहा है, किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, ठीक है, यहां पर लिख लेना नॉट, किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो कितनी होती है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होती है? या तो नंबर ऑफ रोज के इक्वल, नंबर ऑफ एल आई रोज, कि नंबर ऑफ एल आई रोज कितनी है, ठीक है, या इक्वल होती है नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स, नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स, या फिर इक्वल होती है नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स के, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही पार्टिकुलर एग्जांपल की नंबर ऑफ एल आई रोज और नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स अलग अलग आए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए चेक कर लेना, ठीक है। तो नंबर ऑफ एल आई रोज जितनी होंगी उसी में नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स भी उतने ही होंगे, ठीक है, कम बढ़ती नहीं हो सकते। तो नंबर ऑफ एल आई रैंक जो मैट्रिक्स की होती है, मतलब वो रैंक की इक्वल होंगे। अगर रैंक की मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ एल आई रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एल आई कॉलम्स, दोनों में से किसी की इक्वल कह सकते हो। तो अब जो यहां पर हम डील कर रहे हैं ना, पहले कॉलम के अकॉर्डिंग डील कर रहे थे, जो रैंक है वो किसके इक्वल मान रहे थे हम? पहले नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। अब यहां पर जो रैंक है ना, इस मैट्रिक्स की रैंक हमने वो मानी कितनी आई? एन आई, और एन किससे छोटी है? नंबर ऑफ कॉलम से, यानी कि जो एक्चुअल जो मैट्रिक्स की रैंक है उससे क्या आ रही है, यहां पर जो रैंक आ रही है मैट्रिक्स की छोटी आ रही है, इसका मतलब यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर सेकंड केस यहां पर बनेगा आपका, अगर ये यहां पर भी n इजकल टू m हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इजकल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इजकल टू नंबर ऑफ रोज, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इजकल टू रैंक ऑफ ए, तो यहां पर सेम केस है, यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर n, जो n यहां पर रैंक क्या आ जाए, अच्छा रैंक यहां पर लिख लो, रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू n, rank of a this is equal to n, and rank of a is equal to r is less than n less than m, so this is infinite solution। सेम चीज वही है, वही मैं कह रहा था आपसे, बस यहां पर डील किसके साथ हो रहा है? अब जो नंबर ऑफ कॉलम्स को आप रैंक के इक्वल मान के चल रहे थे, अब वो इसके इक्वल नहीं, वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ रोज के इक्वल, ठीक है। जब तीनों चीज इक्वल होंगी ना, नंबर ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज, ये तीनों अगर इक्वल हैं तब आप बोल सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसमें छोटा कम बढ़ती हो रही है ना, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये था आपका, इसको पढ़ना आप अच्छे से आएगा समझ में। ये था आपका फर्स्ट केस नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। अब हम पढ़ते हैं किसके लिए? होमोजेनियस सिस्टम के लिए, कि होमोजेनियस सिस्टम के लिए आपके पास क्या आएगा, ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम के लिए हम पढ़ते हैं कि क्या आएगा। चलिए पढ़ते हैं सेकंड, होमोजेनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम। तो देखो होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है आपका,
ये सिंपल सिस्टम होता है होमोजेनियस सिस्टम, ax इज इक्वल टू, जब b जीरो हो जाता है, ये जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये सिस्टम ना हमेशा क्या होता है, जो ये सिस्टम होता है ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। कोई बता सकता है ये कैसे कंसिस्टेंट होता है? इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ये हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, दैट इज कंसिस्टेंट, मतलब दैट इज सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। सॉल्यूशन जो होगा वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन क्या करेगा? ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट किस तरीके से? देखो यहां पर कोई ना कोई एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा कि जो इसको सेटिस्फाई करे। कैसे? देखो सिंपल, कोई आपकी कोई भी मैट्रिक्स ए हो, आपके पास अगर एक्स को जीरो ले लोगे, किसी मैट्रिक्स में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जीरो क्या है अपना? जीरो वेक्टर है, ठीक है। ये अपने आप में जीरो वेक्टर है। जैसे सपोज 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूं मैं, a11 a12 a21 a22, ठीक है। यहां पर मैंने लिया 0 0, एक्स को क्या ले लिया? 0 0। जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? ये ऑलवेज 0 0 आएगा। तो इसलिए हमेशा जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम होता है, यानी जो होमोजेनियस सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, उसके वो हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, यानी कि उसका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब बस ये आपको चेक करना होगा कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम का आपके पास सॉल्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे? इसको आप अगेन वेरीफाई करोगे सिंपल चीज से। आपके पास दो चीज आएंगे यहां पर, क्या? यहां पर जो रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है वो ऑलवेज इक्वल होगी। अच्छा इसका मतलब है, यहां पर इसको लिख लो पहले, यहां पर इसका जो मतलब है, इसका मतलब है रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ऑलवेज इक्वल आएंगी, क्योंकि बी तो 0 0 है, तो बी पर तो कोई डिपेंड ही नहीं करेगा। तो सिस्टम क्या? ऑलवेज कंसिस्टेंट है, ये ऑलवेज इक्वल होगा। अच्छा ये जब ऑलवेज इक्वल होगा तो फर्दर ये दो केसेस में टूटेगा, फर्दर ये टू केसेस में टूटेगा। और वो दो केसेस क्या होंगे भाई? दो केसेस होंगे आपके पास। पहला कि जो रैंक ऑफ ए होगी, ठीक है, या तो ए इक्वल हो जाएगी किसके इक्वल? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, ठीक है। और ये तो हमेशा इक्वल है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू आप इसमें केस बना सकते हो आप, ठीक है। ए लेस देन एम, अगर ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर कोई m क्रॉस n की मैट्रिक्स लोगे तो दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू सपोज m। अगर आप m लेस देन n लेते हो, अगर यहां पर a की मैट्रिक्स आप ले रहे हो m क्रॉस n, ठीक है, और यहां पर जो m है वो लेस देन n है, ठीक है, ये चीज यहां पर लेके चल रहे हो तो क्या होगा? रैंक ऑफ ए इक्वल टू m। तो हमेशा क्या होगा इस केस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दिस इज लेस देन n, तो ऑलवेज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस यहां पर होगा आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू n। तो इस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो गया है, यानी कि आपकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल हैं तो आपस में, तो क्या होगा? आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जब नंबर ऑफ रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए हमेशा होती है, और रैंक ऑफ ए एम के इक्वल, और एम यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल, यानी कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। ऐसे ग्रेटर देन के लिए बता सकते हो, ग्रेटर देन के लिए बता सकते हो, या फिर जब m लेस देन n है तो अगर ये m जो रैंक आएगी वो अगर m से भी कम हुई, यानी कि नंबर ऑफ रोज से बराबर नहीं है, यहां पर एक और केस आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। यहां पर आप कह सकते हो रैंक ऑफ ए दिस इज लेस देन r, r इज लेस देन m, m इज लेस देन n, तो यहां पर भी क्या होगा आपके पास? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। यहां पर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक। सेम चीज जैसा आपने नॉन होमोजेनियस के लिए करा था, आपने यहां पर क्या बनाया? m लेस देन n, ठीक है। तो अब यहां पर m ग्रेटर देन n मान लो तो वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। m और n का रोल क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। तो इजीली बता सकते हो आप, तो ऐसा कुछ है नहीं। इज इट क्लियर? तो ये था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। अब यहां पर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो हम करेंगे कल, यानी कि आपकी नेक्स्ट क्लास में, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतना जो कुछ आज आपको कराया है, ये सारा इस चीज ना आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ लेना हर चीज को कि क्या चीजें क्या हो रही हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, यहां पर इन जनरली क्या लिखता हूं, जो एक्स इक्वल टू बी है ना, इसके ऊपर भी रिजल्ट बनते हैं आपके, एक्स इक्वल टू बी, डायरेक्ट इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो यहां पर एक फर्क पड़ता है, हम यहां पर ए मैट्रिक्स ले रहे हैं m क्रॉस n, ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चंस आते हैं जहां पर ना ये आपका कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो आप, और आप डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट चेक कर सकते हो विदाउट चेक करे कि उसकी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है या रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रही है, क्या वो इक्वल आ रही है, और जो इक्वल आ रही है तो किससे छोटी है, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है या नंबर ऑफ कॉलम से कम है, वो हम डायरेक्ट भी वो चेक के बगैर भी डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो वो आपका ना इस पर डिपेंड करेगा कि देखो जो एक्स एग्जिस्ट करता है ना, अगर ये एक्स एग्जिस्ट करेगा ऐसा कि जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और नहीं एक्स बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। अगर ऐसा एक्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो सिस्टम क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होगा। तो जैसे अगर ये एक्स एग्जिस्ट करता है तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब क्या है, जो ये एक्स है, ये एक्स क्या होता है आपका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो ये एक्स होता है, ये एक्स कहां बिलोंग करता है, एक्स आपका जो होता है वो कॉलम में बिलोंग करता है, ठीक है, जो एक्स होता है वो आपका कॉलम में बिलोंग करता है। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, राइट। तो जहां यहां पर ये एक्स है, ये एफ एन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इट इज अ एन टपल्स, एक्स क्या आपका एन टपल्स, ठीक है, एक्स आपका क्या है, एन टपल्स है। तो जो ये एक्स है वो एन टपल्स है, तो जो ये एक्स आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, अपने आप में जो एन टपल्स कहां पर है, एन टपल्स सॉरी एन टपल्स यहां पर है, जो आ रहा है जो रो होगी, जो रो में जो एलिमेंट ऐसे रो आ रही हैं, वो अपने आप में क्या है, अपने आप में एन टपल्स है, वो कहां बिलोंग करती हैं, वो अपने आप में रो स्पेस जनरेट करती हैं, ठीक है। जो डोमेन से जो एलिमेंट आ रहा है वो आपका क्या क्या करता है, रो स्पेस को जनरेट करता है, क्योंकि जो R1 R2 RM है वो अपने आप में क्या है, बिलोंग्स टू FN, एन टपल्स में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, डायरेक्ट आप यहां से कह सकते हो, ये एक्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जो एक्स है ये आपका रो स्पेस में बिलोंग कर रहा है, रो स्पेस में बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग करेगा, रो स्पेस में। जब भी ये आपका एक्स रो स्पेस में बिलोंग करे तो सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पर सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है, सॉरी सॉल्यूशन क्या करता है आपका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ये कह सकते हो आप, या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ओके। और जब भी ये एक्स आपका रो स्पेस में बिलोंग ना करे, रो स्पेस ऑफ ए में बिलोंग ना करे, तो इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज, अब ये चीज जो मैंने यहां पर बताई है ना, इसको आप खुद से एक बार एनालिसिस करना कि मैं यहां पर बता क्या रहा हूं। मैं इस एक्स को जब एग्जिस्ट करा रहा हूं ना, कि यहां पर ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, जो एक्स करता है वो कहां से आता है, डोमेन से आता है, यानी कि एफ एन से आ रहा है। और आपको पता है रो स्पेस में जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आप में क्या होता है, एन टपल्स होते हैं। अपने आप में जो रो स्पेस में जो एलिमेंट होते हैं वो किससे जनरेट होता है, रो से जनरेट हो रहा है। और जो रो होती है ना, रो में आपके पास जो रो होती है, हर एक रो एन टपल से बिलोंग करती है, यानी कि डोमेन से बिलोंग करती है, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, तो एक्स बिलोंग्स टू रो स्पेस, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू रो, इसमें रो स्पेस में बिलोंग करेगा वो, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर रो स्पेस में बिलोंग नहीं कर रहा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, कैसे, मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं अपनी प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर मैं आपको इस चीज को वहां से समझाऊंगा कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बाकी आप इस थोड़ा बहुत सोचना कि यहाँ पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है। आपका एज अ होमवर्क है, ठीक है, थोड़ा बहुत रिसर्च करना, थोड़ा बहुत बुक्स को आप देखना, ठीक है, बुक्स के पेज पलटना कि क्या हो रहा है, तो वो चीज आपको करके आनी है, ठीक है। तो ये था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, बस इतना सही है। अगर ये आपने जान लिया ना, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये मेनली क्या था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको पता है कैसे करते हैं, राइट। एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं आपके पास, क्या, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। एक होता है होमोजेनियस और एक होगा आपके पास नॉन होमोजेनियस। क्या होगा, एक नॉन होमोजेनियस। एंड फिर आपने रो स्पेस कॉलम स्पेस, ये आपको पता ही है, जो रो से जनरेट हो रहा है और जो कॉलम से जनरेट हो रहा है। सॉल्यूशन एनालिसिस, और तो यहां इसके लिए हमने पूरी पूरी टेबल देखी है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए और एक होमोजेनियस सिस्टम के लिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको थ्योरी कराई गई है आज के लेक्चर में, ये थ्योरी पूरे से अच्छे से रिवाइज करके आना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपका इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इस थ्योरी को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं,
फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।